वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज के मेरे इस ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इसका पार्ट सेकंड में आपको पढ़ाऊंगी। पार्ट फर्स्ट में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एंजाइम की जो क्रिया विधि है उसका रेगुलेशन या नियमन के 4 पार्ट मैंने आपको बताया। 3 पार्ट्स में पढ़ा चुकी थी पिछले लेक्चर में। आज मैं लूँगी रेगुलेशन बाय इनहिबिशन, निरोधन के द्वारा नियमन एंजाइम का किस प्रकार होता है। कई पदार्थ ऐसे होते हैं, कई यौगिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं, और ये एंजाइम के रिएक्शन की जो सक्रियता होती है उसको रोकने का काम करते हैं। इन निरोधकों या इनहिबिटर्स के द्वारा जो नियमन हो रहा है एंजाइम की एक्टिविटी का, उसे हम रेगुलेशन बाय इनहिबिशन कहते हैं। ये इनहिबिटर्स 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिस्पर्धी, और नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसे कहा जाता है हिंदी में अप्रतिस्पर्धी। अप्रतिस्पर्धी निरोधक और प्रतिस्पर्धी निरोधक। सबसे पहले लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं ये ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी आणविक संरचना प्राय जो क्रिया कारक होता है, जो सबस्ट्रेट होता है उसके समान होती है। यानी कि उनका जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट की तरह होता है। ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट की तरह वो रहते हैं तो इनका काम क्या हो जाता है कि ये एंजाइम के जो एक्टिव साइट है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। एंजाइम में जो एक्टिव साइट होता है जहाँ पर जाकर ये सबस्ट्रेट जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और आगे फिर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो जब एक्टिव साइट पर ये इनहिबिटर आकर जुड़ जाएंगे, ये इनहिबिटर जब एक्टिव साइट पर आकर जुड़ जाएंगे, फिट हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो भी रिएक्शन है वो रुक जाएगी, क्योंकि सबस्ट्रेट तो एंजाइम से कॉम्प्लेक्स बना नहीं रहा है, तो आगे प्रोडक्ट का निर्माण ही नहीं होगा और एंजाइम जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड जो है, जिसे हम मेलोनेट भी कहते हैं, सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड का एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। एक्चुअली जो ये रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो सक्सिनिक एसिड यानी सक्सिनेट के ऑक्सीकरण को कैटेलाइज करता है या उत्प्रेरित करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मेलोनेट या मेलोनिक अम्ल और जो कि सक्सिनिक अम्ल जिनकी की आणविक संरचना समान होती है, तो ये ऐसी स्थिति में जो सक्सिनेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसके साथ सक्सिनिक एसिड ना जुड़ के मेलोनेट जुड़ जाता है उसके एक्टिव साइट पर, और ऐसी स्थिति में जो एंजाइम का जो आगे क्रिया विधि होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है और एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है और उसका ऑक्सीकरण, सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। जैसे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक अम्ल के ऑक्सीकरण को कैटेलाइज करते हैं और मेलोनिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल की मॉलिक्यूलर संरचना लगभग समान होती है, तो यह एंजाइम के उन स्थलों पर संलग्न हो जाते हैं जहाँ पर सक्सिनिक अम्ल संलग्न होता है। ठीक है, 2 बार लिख गया है, सक्सिनिक अम्ल जुड़ता है। ये संरचना आप देखिए मेलोनेट की है, यहाँ पर सिर्फ ये फ़र्क है, यहाँ CS2 एक ज़्यादा होता है सक्सिनेट के अंदर, बाकी पूरी संरचना जो है वो उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। इसको ग्राफिक से देख लेते हैं। ये एंजाइम है, ये सक्सिनिक एसिड है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, तो यहाँ पर जाकर ये सक्सिनिक एसिड जुड़ता है, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है और इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम वापस फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर, फ्यूमेरिक एसिड। राइट, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एंजाइम जो होता है जब मेलोनेट इससे क्रिया करने लगता है, यानी इसको इस तरह से समझिए कि जिस माध्यम में सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वहाँ पर अगर मेलोनिक एसिड डाल दिया जाए या मेलोनिक एसिड मौजूद है तो वो फिर एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करने लगेगा सक्सिनिक एसिड से, है ना। एक्टिव साइट के लिए सक्सिनिक एसिड से वो कंपटीशन करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये फिर मेलोनिक एसिड जो है वो एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो
निर्माण होना होता है, कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर सक्सिनिक एसिड मौजूद ही नहीं है। तो मेलोनेट जब यहाँ पर जुड़ गया तो ऐसी स्थिति में कोई रिएक्शन नहीं होगी और प्रोडक्ट का निर्माण भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्रिया करता है। अब हम ले लेते हैं जो प्रतिस्पर्धी संदमक हैं उनका क्या यूजेज है, क्या प्रयोग है। तो प्रतिस्पर्धी संपदकों का जो प्रयोग है वो कीमोथेरेपी में जो बैक्टीरियल रोग जो होते हैं उनको नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और भी है सल्फा ड्रग्स, जो कि जीवाणुओं में फॉलिक एसिड के संश्लेषण के प्रति प्रतिस्पर्धी संदमक है, क्योंकि सल्फा ड्रग से फॉलिक अम्ल का जो सिंथेसिस है या संश्लेषण है वो रुक जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार कई एंटीबायोटिक भी होते हैं जो उसकी प्रतिस्पर्धी निरोधक यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के रूप में काम करते हैं। इसमें पाबा भी कहते हैं, पारा अमीनियम बेंजोइक एसिड भी शामिल है। सल्फा ड्रग तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल आप याद रखिए। अब आता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव जो ये ऐसे प्रकार के इनहिबिटर्स होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ कोई भी स्ट्रक्चरली समानता नहीं रखते हैं। जैसे कि अभी पिछले कॉम्पिटिटिव में बताया था कि वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन कुछ सबस्ट्रेट की तरह है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये क्रियाधार के साथ किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल समानता या संरचनात्मक समानता नहीं रखते हैं। ये एंजाइम के किसी दूसरे भाग से क्रिया करके उसके जो रूप है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो स्वरूप है, उसमें ही परिवर्तन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक्टिव साइट चेंज हो जाता है और एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जाकर नहीं जुड़ पाता है और सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होता है और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है, प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है, यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उन्हें रिवर्सिबल इनहिबिटर और दो कैटेगरी के अंदर दो प्रकार के इनको बांटा गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल में तो वही जैसा कि अभी मैंने बताया, ऐसे संदमक को लिया गया है जो क्रियाधार के साथ कोई भी संरचनात्मक समानता नहीं रखते हैं। ये एंजाइम के अन्य किसी भाग से क्रिया करके उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे एंजाइम क्रिया कारक से नहीं जुड़ पाता है और इससे एंजाइम की सक्रियता कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे हम करते हैं इरिवर्सिबल निरोधक या उत्क्रमणीय संदमक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में है सिल्वर है, भारी धातु पारा जिसे कह रहे हैं वो है, साइनाइड है, आयोडो एसिटमाइड है, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा हमेशा एक एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, तो वो आप उनको हमेशा याद रखेंगे। इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं, ये पॉइजन के रूप में होते हैं और ये स्थायी रूप से एंजाइम को नष्ट या सक्रिय कर देते हैं ना, तो इनको इरिवर्सिबल है, उनको वापस बदला नहीं जा सकता। जबकि रिवर्सिबल में ये है कि अगर वो नहीं जुड़ रहे हैं, हट जा रहे हैं, एंजाइम से जैसे जुड़ गए हैं और एक्टिव साइट को चेंज कर रहे हैं और अगर ये चीज़ हटा दी जाए उनको, तो वो एंजाइम अपनी वापस स्थिति में आता है। लेकिन ये जो होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव के इरिवर्सिबल इनहिबिटर, जिसे हम के अनुत्क्रमणीय कह रहे हैं, ये स्थायी रूप से एंजाइम को नष्ट कर देते हैं। एंजाइम एक बार इनकी एक्टिविटी से एंजाइम पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड्स हैं, कई औषधियाँ जो हैं, ड्रग्स जो इसमें शामिल की जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, इसके जितने भी डेरिवेटिव हैं वो जीवाणुओं के एंजाइमों को सीमित कर देते हैं और जीवाणु कोशिका की भित्ति के निर्माण हेतु जो आवश्यक एंजाइम होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे जीवाणुओं का गुणन नहीं हो पाता है, नई भित्ति नहीं बनती है और वो इसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार नर्व गैसेज हैं, नर्व गैसेज जो हैं वो एक एंजाइम मिलता है एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में, कॉलिन एस्ट्रेस, वो किसके लिए ज़रूरी होता है ये एंजाइम? नॉर्मल फंक्शन, मसल और नर्व के नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो ये जो नर्व गैसेस होती हैं ये इस एंजाइम को पॉइजनस बना देती हैं, विषाक्त कर देती हैं,
जिससे कि ये जो इसका जो फंक्शन होता है वो पूरी तरह से रुक जाता है और मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये आप इस चित्र के द्वारा इसको देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। ये एंजाइम है और एंजाइम का ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जाकर जुड़ता है और एंजाइम की एक्टिविटी होती है और प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंटरफियर्स विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम ऑफ द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड सब जो है वो बाइंड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाकर जुड़ गया, कौन? इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो सबस्ट्रेट जो है वो नहीं जुड़ पाता है, तो आगे चल के प्रोडक्ट का निर्माण भी नहीं होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? एक्टिव साइट पर, ये एक्टिव साइट है, लेकिन जब इनहिबिटर इसके दूसरे एलोस्टेरिक साइट हम कह सकते हैं कि साइट पे जाकर जुड़ गया, तो ये क्या करता है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बदल देता है। कॉन्फ़िगरेशन बदलने से क्या होता है, ये सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर आकर नहीं जुड़ पाता है और आगे रिएक्शन नहीं हो पाती, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर आती है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो है राइबोजाइम। राइबोजाइम टर्म जो होता है वो फर्स्ट टाइम केली क्रूगर के द्वारा और उनके कोवर्कर्स के द्वारा 1982 के अंदर दिया गया था। राइबोजाइम जो होते हैं वो राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि इनका नाम बता रहा है, ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या क्षमता होती है, टू कैटेलाइज स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस। वो एक विशिष्ट जैव रासायनिक क्रिया को कैटेलाइज करने का काम करते हैं, जिसमें क्या है, आरएनए स्प्लाइसिंग इन जीन्स इंस्पेक्शन। यूकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन और एक्सोन जब बनते हैं तो उनको स्प्लाइस करने का काम करते हैं, सिमिलर टू द एक्शन ऑफ द प्रोटीन एंजाइम। जैसा कि प्रोटीन के एंजाइम अपनी रिएक्शन करते हैं, उसी प्रकार की रिएक्शन ये करते हैं। ठीक है ना, आरएनए में जेनेटिक मटेरियल भी होता है और ये बायोकैटेलिट भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आरएनए पी इन न्यूक्लियस। राइबोजाइम में नाम एक उदाहरण ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा L19 आरएनए होता है, आरएनएस L19 आरएनए है, आरएनएस पी है, P1 है। ये सब जो हैं वो राइबोजाइम्स के प्रकार होते हैं। तो इसका पी का आरएनएस पी का क्या काम होता है, ये प्रोकैरियोट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये टीआरएनए के एक सिरे पर क्लीवेज का कार्य करता है। क्लीवेज टीआरएनए जो कि प्रोटीन संश्लेषण में ट्रांसफर आरएनए जो होता है उसका जो काम होता है, उसमें ये थोड़ा सा उस पर ये काम, उसका क्लीवेज करने का काम करता है। और ये जो राइबोजाइम है जो दो सब यूनिट का बना होता है। एक सब यूनिट प्रोटीन की बनी होती है और दूसरी आरएनए की बनी होती है, यानी जेनेटिक मटेरियल जो उसमें होता है, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल राइबोजाइम्स में दोनों ही पाए जाते हैं। तो इनका जो एक्टिव साइट होती है वो आरएनए की होती है। इन शॉर्ट, राइबोजाइम जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं जिनमें आरएनए और प्रोटीन दो पार्ट होते हैं और उनका जो एक्टिव साइट होता है वो आरएनए सब यूनिट पर मौजूद होता है। क्लियर? अब एक और टर्म है वो है जाइमोजन। जाइमोजन क्या होता है कि किसी भी एंजाइम का जो एक्टिव एंजाइम है उसका जो प्रिकर्सर है, उसका जो पूर्वगामी है और वो इनएक्टिव पूर्वगामी है, उसको हम कहते हैं जाइमोजन। अगर एंजाइम जाइमोजन अवस्था में है तो वो अपनी एक्टिविटी नहीं करता है। ठीक है, तो उसका प्रिकर्सर है। ओके, तो वो प्रिकर्सर जो है उसे हम प्रो एंजाइम भी कहते हैं। जाइमोजाइन को हम प्रो एंजाइम भी कहते हैं। तो जाइमोजाइन ऑल्सो कॉल्ड एज एन प्रो एंजाइम इज एन इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम। हिंदी में कहेंगे एक निष्क्रिय पूर्वगामी के रूप में ये पाया जाता है। कई एंजाइम्स होते हैं जो निष्क्रिय पूर्वगामी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो कि प्रोटीन का अपघटन करने का काम करते हैं हाइड्रोलिसिस फॉर्म में, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इस रूप में ही संश्लेषित होते हैं।
और एक मेम्ब्रेनस सैक के अंदर ये इकट्ठे होते जाते हैं, और जहाँ आवश्यकता होती है तो ये जाइमोजन जो है सक्रिय एंजाइम का निर्माण करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन संरचना में परिवर्तन करते रहते हैं। और फिर जैसे कोई भी एंजाइम है वो बन गया, जैसे फॉर एग्जांपल काइमोट्रिप्नोजन है, काइनोट्रिप्सिनोजन जो है वो जब सक्रिय हो जाता है तो ये टूट कर क्राइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दो एंजाइमों में बदल जाता है। यानी जो प्रीकर्सर जो उसका है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, लेकिन जब ये एक्टिव होता है तो ये दो फॉर्म के अंदर टूटकर अलग अलग एंजाइम्स का निर्माण करता है। तो ज़्यादातर ये एंजाइम्स जो होते हैं वो निष्क्रिय फॉर्म में, जाइमोजन जो क्या है, जाइमोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये जिस स्थान पर इनका संश्लेषण होता है वहाँ ये निष्क्रिय रूप में होते हैं, वहाँ उपस्थित प्रोटीनों का वे अपघटन नहीं करते हैं, परंतु जहाँ पर उनकी एक्टिविटी होनी है यानी साइट ऑफ एक्शन, क्रिया स्थल जो है, वहाँ पर पहुँचकर ये अपने सक्रिय स्वरूप से प्रोटीन और अन्य अणुओं का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ठीक है, इसमें लाइसोसोम्स को भी हम ले सकते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर जो मौजूद होते हैं, लाइसोसोम खुद फटता है और साथ में दूसरे ऑर्गेनेल्स को भी ख़त्म करता है ना, तो वो भी अपने अंदर जाइमोजन रखता है। तो ये चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, ये जाइमोजन फॉर्म है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है ना। कोई भी बाहर की जो क्रियाएं हैं वो इसको उसका ऑटो कैटालिसिस एक्टिवेट हो जाते हैं और एक एक्टिव एंजाइम का निर्माण कर देते हैं। तो ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, ये इसको एक्टिव बना देते हैं और इस तरह से एक एक्टिव एंजाइम का निर्माण होता है। अब एक टर्म और है आइसोजाइम्स। आइसोजाइम्स वो एंजाइम है दैट डिफर इन अमीनो एसिड्स। इनका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स के जो पेप्टाइड्स होते हैं वो मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो ये डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस इनका अलग होता है, बट ये एक ही केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल रिएक्शन पर कार्य करते हैं। कितने भी एंजाइम हैं अलग अलग जगह बनते हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो सेम केमिकल रिएक्शन पर अगर हो रहा है तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं आइसोजाइम्स। यानी एक एंजाइम के अलग अलग रूप हैं। अलग अलग रूप क्यों हैं, क्योंकि वो उनका जो एमिनो एसिड सीक्वेंस है वो अलग अलग है, यानी वो अलग अलग जीन से बन रहे हैं इन शॉर्ट। ठीक है, ये एंजाइम्स क्या कैरेक्टर रखते हैं, इनका काइनेटिक पैरामीटर्स अलग होता है। ये पूरी काइनेटिक एनर्जी का एक लेक्चर में आगे आपको बताऊंगी। और इनकी जो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज़, रेगुलेशन नियमन करने की जो क्षमता होती है, जो प्रॉपर्टी है उनकी, वो भी अलग होती है। यहाँ पे दिखाया गया है जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, और ये अलग हैं लेकिन ये सब जो हैं वो आइसोजाइम है क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है, उनका जो सबस्ट्रेट मान लीजिए वो सिमिलर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आ रही है एलोएंजाइम, इसको मैं आगे अभी डिस्क्राइब करती हूँ। एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के 5 आइसो एंजाइम्स है। लैक्टिक एसिड पे काम करता है, लैक्टिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेज करने का काम करता है ना, लेकिन इसके फॉर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, जिनको हम टेक्निकली H4, H3M1 ये कहते हैं। हार्ट में मिलता है इसका, कोई लंग्स में मिलता है, किडनी में मिलता है, लीवर में मिलता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो H2 मिलता है। बाकी आइसो एंजाइम्स के कंपैरिजन में ये एंजाइम जो है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में जो मिलता है वो ज़्यादा है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एंजाइम आइसोजाइम्स पाया जाता है। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये नाम याद रखिएगा। अब हम आते हैं एलो एंजाइम्स या एलोजाइम्स। एलोजाइम्स आर द वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम के अलग अलग रूप हैं विच डिफर स्ट्रक्चरली, जो स्ट्रक्चरली अलग हैं बट नॉट फंक्शनली। फंक्शनली ये अलग नहीं है किससे, फ्रॉम अदर एलोजाइम्स कोडेड फ्रॉम द डिफरेंट एलीट एट द सेम लोकस। एक लोकस पर स्थित अलग अलग एलील के द्वारा कोड होने वाले एंजाइम से ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट नहीं होते हैं।
अब इसकी जेनेटिक्स से हम एलो एंजाइम और आइसो एंजाइम्स को समझने की कोशिश करते हैं। दो जीन हैं, जीन 1 और जीन 2, ठीक है। जीन 1 इसके दो एलील हैं, ये 1 एलील और 2 एलील जिसको ए कहा गया है और इसको A' यहाँ पर लिखा गया है बी को, ठीक है। अब हम लेते हैं आइलोजाइम्स क्या हैं। एक एलील, एक जीन, इसके दो डिफरेंट एलील और इसके दो डिफरेंट एलील को इट रिप्रेजेंट द एंजाइम्स विच इज कैटेलाइज्ड बाय द डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम जीन। एक जीन के दो डिफरेंट एलील द्वारा ये कैटेलाइज होता है। क्लियर हो गया? एक जीन है उसके दो डिफरेंट एलील से, ठीक है। अब आइसोजाइम पर आते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एंजाइम फ्रॉम डिफरेंट जीन्स। जीन बी, अभी बताया था जीन ए और बी, जीन ए है, जीन बी है, दो डिफरेंट जीन्स हैं दैट प्रोसेस और कैटेलाइज द सेम रिएक्शन। ओके, वो सेम एंजाइम के, वो सेम जीन के, एलोजाइम क्या था? सेम जीन के डिफरेंट एलिस, और यहाँ पर डिफरेंट जीन के एलिल से ये बन रहा है। तो यहाँ से एंजाइम E1 बन रहा है और यहाँ से एंजाइम E2 बन रहा है। ओके, और एंजाइम A1 और E2 जो बन रहा है वो जो रिएक्शन कर रहा है वो सिमिलर है। E1 की भी वही रिएक्शन हो रही है, E2 की भी वही रिएक्शन ही है ना, तो E1 और E2 विल बी आइसोजाइम्स। ओके, अलग अलग जीन से बनने वाले एंजाइम जिनका अमीनो एसिड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग अलग है लेकिन रिएक्शन दोनों की सेम है, तो ये कहलाएगा आइसोजाइम्स, ठीक है। तो ये आइसोजाइम और एलोजाइम में फ़र्क है। एलोजाइम क्या था? एक एलील, एक जीन के दो एलील के द्वारा कैटेलाइज था, ठीक है। तो इस तरह से आज ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है और एंजाइम्स का काइनेटिक्स का जो टॉपिक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका एक नया अलग लेक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीक पढ़ाऊँगी। तब तक अभी विंटर ब्रेक भी शुरू हो गए हैं, तो आप जितने भी वीडियोस हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस अलग अलग प्रोफेसर्स के द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू।